वेलकम टू द स्ट्रेटजिक स्क्वायर। ये आज हमारा दूसरा रेगुलर वीडियो है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेफिनेशन दी थी वेस्टर्न जियोपॉलिटिकल थ्योरीज़ की। इस वीडियो में हम बात करेंगे शटर बेल्ट्स की। ये एक और कॉन्सेप्ट है जियोपॉलिटिक्स में। शटर बेल्ट्स दुनिया के कुछ ऐसे इलाके हैं जो ऐसे जोग्राफिए पे मौजूद हैं कि वो तारीख़ में हमेशा से एक तो इंटरनल इंस्टेबिलिटी और दूसरा ग्रेट पावर्स की आपस में जो बड़ी पावर्स हैं उनकी आपस में दुश्मनी राइवलरी की वजह से हमेशा पिसते हैं। उनको कहते हैं शटर बेल्ट्स। तो इसकी ये डेफिनेशन मैंने लगाई है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ जो स्लाइड्स मैं लगाता हूं जिनको ज़्यादा शौक़ है वो प्लीज़ उसको रोक के चीज़ को गौर से देख लिया करें। मैं सिर्फ सरसरी उसके ऊपर से बात करूंगा, आपने उसको इन डेप्थ देखना है ताकि आप समझ सकें मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। शटर बेल्ट इज़ अ जियोपॉलिटिकली स्ट्रेटेजिक रीजन। सबसे पहली बात, जियोपॉलिटिकली स्ट्रेटेजिक यानी इंपॉर्टेंट रीजन होना चाहिए। वहाँ पे या रिसोर्सेज होने चाहिए या जियोग्राफी ऐसी होनी चाहिए कि उसके ऊपर से मेजर रूट्स गुजरते हों। वेयर डीप इंटरनल डिविजन्स एंड एक्सटर्नल ग्रेट पावर कंपटीशन कंबाइन टू प्रोड्यूस क्रॉनिक इंस्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। क्या मतलब है कि एक उनके अंदर डिविजन्स होते हैं, अंदर टूट फूट होती है उन इलाकों के, और दूसरा ग्रेट पावर्स जो होती हैं वो उसमें इंटरफेयर करती रहती हैं, और उससे क्या होता है कि क्रॉनिक इंस्टेबिलिटी यानी बार बार वो इंस्टेबिलिटी वापस आ जाती है। ये नहीं कि 10 साल के लिए रही और उसके बाद सब ठीक हो गया। वो ऐसे इलाके हैं कि वहाँ पे बार बार क्रॉनिकली इंस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट आता रहता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। प्लीज़ इसको रोक के ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया करें। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, शटर बेल्ट्स में क्या होगा तो वो शटर बेल्ट बनेगा। एक तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन मैंने आपको बताया कि ये इनकी लोकेशन ऐसी होती है कि जो सिविलाइजेशंस के दरमियान या बड़ी पावर्स के दरमियान होती है। फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान को ले लेते हैं, इस पर आगे चल के हम बात भी करेंगे। अब अफ़गानिस्तान एक वक्त में साउथ एशिया का भी हिस्सा है, सेंट्रल एशिया का भी हिस्सा है और मिडल ईस्ट का भी हिस्सा है। तो ये एक ऐसे क्रॉस रोड पे है कि हिस्टोरिकली अगर ज़ारिस्ट रशिया आता है या यहाँ से इंडिया से ब्रिटेन आता है या फिर उसके बाद सोवियत रशिया आता है या अमेरिका आता है, तो ये इलाका हमेशा पिसता रहेगा क्योंकि ये सिविलाइजेशंस के दरमियान लाया करता है। ज़ारिस्ट सिविलाइजेशन और जब ब्रिटिश यहाँ पर थे ब्रिटिश, उसके बाद अमेरिकन साहब आ गए इस रीजन में, तो उनके दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट में पिसता रहता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो इसकी होती है शटर बेल्ट की, इसकी पॉलिटिकल कोहेजन अंदर इसकी ठीक नहीं होती। अच्छा, जितने भी शटर बेल्ट्स हम देखेंगे अभी आगे स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि इन शटर बेल्ट्स को कॉलोनियल पावर्स ने इनके बॉर्डर्स ऐसे ड्रॉ किए हैं कि इनमें कभी इंटरनल कोहेजन आपस में यकजहती हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये आर्बिट्ररी लाइंस यानी बैठ के नक्शों पे लाइंस ग्रेट पावर्स ने ड्रॉ की, नक्शे बना दिए और मुल्कों को ऐसे तरीके से डिवाइड कर दिया कि उसमें ट्राइब्स मुख्तलिफ जगह पे बट गए, एक तरह की ज़ुबान बोलने वाले लोग मुख्तलिफ जगह में बट गए, ये इस तरह से ये कोहिजन इनके अंदर आपस में नहीं होती, और इसलिए ये जो है इसमें सिविल वॉर्स होती हैं और इस तरह के मामला होते रहते हैं। ये इंटरनल वाली फॉरेन इंटरवेंशन, चूंकि लोकल डिस्कॉर्ड होता है, अंदर लड़ाई होती है, तो फॉरेन पावर्स क्या करती हैं कि एक ग्रुप को एक पैसे देगा, दूसरे ग्रुप को दूसरा पैसे देगा, और वो प्रॉक्सी जंगें करवाते हैं ताकि इस रीजन को डिस्टेबलाइज रखें और ये रीजन दूसरी पावर इस्तेमाल ना कर सके। अगर हमारे इस्तेमाल में नहीं आ रहा तो इतनी इसमें कॉन्फ्लिक्ट रहना, इसको इतना डिस्टेबलाइज रखो कि किसी और के काम भी ना आ सके। तो ये जब राइवल ग्रुप्स होते हैं, कौमियतें होती हैं, ज़ुबान, नस्ल, मज़हब की बुनियाद पे, तो मुख्तलिफ पावर्स एक या दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करती रहती हैं ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहे और ये इलाका किसी के काम में ना आए। अच्छा, ये परसिस्टेंट इंस्टेबिलिटी, ये चौथा कैरेक्टरिस्टिक है इसका। ये प्लीज़ आप इसको रोक के पढ़ भी सकते हैं खुद से भी। तो इसमें क्या होता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट बिकम सिक्लिकल, यानी ये साइकिल में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, ख़त्म नहीं होते। चूंकि अंडरलाइंग फैक्टर जो बेसिक झगड़ा है वो रिजॉल्व नहीं होता, तो ये हर 5-10 साल बाद ये साइकिल झगड़ों के रिपीट होते रहते हैं। ये आगे हम जाके डिटेल में देखेंगे। और एक्सटर्नल एक्टर्स को बार बार चांस मिलता रहता है कि इन इंटरनल डिविजन्स को इस्तेमाल करते रहें। अब जी ये देखें, ये पहला शटर बेल्ट है, इसको सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन शटर बेल्ट कहते हैं। ये नक्शे को ज़रा गौर से आप देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नक्शा है। इसमें आप देखें तो एक तरफ ईस्ट को ऊपर की तरफ रशिया है और नीचे जो है वेस्टर्न यूरोप है, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, हंगरी और रोमानिया, और ये लोग हैं। इसमें आप देखें तो ये 1 2 3 7 मुख्तलिफ दफ़ा से 1700 से लेके आज दिन तक रशिया को वेस्टर्न यूरोप से इन्वेड किया गया है। ये मुख्तलिफ, इसको आप पढ़ लेंगे तो आप इसको देख सकेंगे। इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नेपोलियन ने जब अटैक किया था, ये सारे हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि रशिया का ईस्ट साइबेरिया की वजह से सिक्योर है, एक तरफ उसके ब्लैक सी, कैस्पियन सी है,
वो रीजन उसका सिक्योर है। लेकिन जो नॉर्दर्न प्लेन्स है यूरोप में, अगर आप देखें तो इस नक्शे में जर्मनी पोलैंड से आगे आपको एक प्लेन नजर आ रहा है जो रशिया तक जाता है। ये वो रशिया की कमजोरी है जियो पॉलिटिक्स में, जियोग्राफी की वजह से, कि रशिया के और यूरोप के दरमियान कोई बैरियर नहीं है। अगर आप देखें तो कार्पेथियन माउंटेन्स आपको रोमेनिया में नजर आ रहे हैं, जर्मनी से लेके कार्पेथियंस तक और वहां से लेके यूरल माउंटेन्स तक जो रशिया और यूरोप को डिवाइड करते हैं, आप देखें तो ये बिल्कुल प्लेन है। ये वो प्लेन है जहां से बार बार रशिया पर हिस्टोरिकली अटैक्स होते रहे हैं यूरोप की तरफ से। तो जब आप देखते हैं कि रशिया क्यों नर्वस होता है, ये देखें ये स्लाइड। अब जब सोवियत यूनियन टूटा 1990-92 में, तो गोर्बाचोव को प्रेसिडेंट रेगन ने और जेम्स बेकर उनके फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने प्रॉमिस किया कि जी अगर आप सोवियत यूनियन डिसॉल्व कर दें और वार्सो पैक्ट डिसॉल्व कर दें तो हम नेटो को 1 इंच भी ईस्ट की तरफ, यानी आपकी तरफ नेटो को हम 1 इंच भी नहीं लाएंगे। अब आप इस नक्शे को देखें तो पहला जर्मनी जब यूनाइट होता है, सोवियत यूनियन डिसमेंबर हो जाता है, वार्सो पैक्ट खत्म हो जाता है, जर्मनी जैसे यूनाइट होता है 1990 में, तो ये उसको नेटो में ले लेते हैं। उसके बाद आप देखें 1999 में ये और ईस्ट की तरफ जाते हैं, पोलैंड, चेक रिपब्लिक और हंगरी को भी ये नेटो में ले लेते हैं। क्या हुआ, रशिया की तरफ जा रहे हैं। आगे आते हैं 2004 में ये एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, बुल्गारिया, इनको भी ले लेते हैं। आगे चल के अभी रिसेंटली इस जंग के दौरान इन्होंने फिनलैंड और स्वीडन, वो जो ऊपर आप देख रहे हैं 2 मुल्क, इनको भी ले लिया है। तो अब ये बिल्कुल रशिया के फिनलैंड की वजह से रशिया के बिल्कुल बॉर्डर पे पहुंच गए। तो जब यूक्रेन में इन्होंने अनरेस्ट शुरू करवाया, जिसको मैदान रेवोल्यूशन भी कहते हैं, जो कू कराया इन्होंने 2014 में, तो रशिया ने इनको पहले बताया हुआ था कि यूक्रेन मेरी रेड लाइन होगी, अगर नेटो यूक्रेन में आ गया तो इसका मतलब ये है कि रशिया फिर तारीख में जिस तरह पहले अटैक होता रहा है, रशिया फिर इनसिक्योर हो जाएगा और रशिया के ऊपर दोबारा नेटो आ जाएगा। तो जैसे ही यूक्रेन को इन्होंने नेटो मेंबरशिप का कहा और गवर्नमेंट को चेंज किया, तो रशिया ने इनको मना किया। जब बाज नहीं आए तो 2022 में जो है वो उन्होंने यूक्रेन पे अटैक कर दिया ताकि नेटो की इन्वेजन को रोक सकें। तो ये जो बीच का सेंट्रल यूरोप का और ईस्टर्न यूरोप का, यूक्रेन, पोलैंड, बेलारूस और रोमानिया और ऊपर लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये वो इलाका है जहां पर हिस्टोरिकली यूरोप का शैटर बेल्ट है, जहां पर रशिया और यूरोपियन पावर्स, कभी फ्रांस, कभी जर्मनी और अमेरिका साथ मिलके, ब्रिटेन मिलके, ये हमेशा से अटैक करते रहे और ये इलाका इन 2 पावर्स के दरमियान क्रश होता है, शैटर होता है, इसलिए इसको शैटर बेल्ट कहते हैं। अब आपको समझ आ रही होगी कि रशियंस क्यों नर्वस हैं नेटो के यूक्रेन में आने से और उन्होंने ये जंग क्यों शुरू की हुई है। तो ये यूरोपियन शटर बेल्ट है जो पहला हमारी दुनिया के ग्लोब में मेजर शटर बेल्ट है। नेक्स्ट जी, ये देखिए, अब ये हमारा दूसरा शटर बेल्ट है, ये ईस्ट एशियन शटर बेल्ट है। इस नक्शे को जब आप देखेंगे रोक के, तो आप देखेंगे कि 1860 से 1858 से ये सोवियत, उस टाइम ज़ारिस्ट रशिया, जापान और चाइना और फिर ब्रिटेन भी जब आ गया 1860s में, 50-60s में, तो इन पावर्स के दरमियान ये इलाका शैटर होता रहा है, ठीक है ना। कोरिया टूट गया, ताइवान बीच में जापान के पास रहा, जापान ने चाइना पे कब्जा रखा, मंचूरिया पे बहुत अरसे तक, ताइवान पे 40 साल कब्जा रखा, बहुत जुल्म किए चाइनीज़ ने। उसके बाद अमेरिकन फिलीपीन में आ गया, अमेरिकन ने फिलीपींस पे कब्जा कर लिया, रूसो जापानीज़ वॉर हुई। तो ये सारे इलाके, ये इलाका जो ईस्ट एशिया का जो ये इलाका है, ये भी शटर बेल्ट है, क्योंकि ये भी मुख्तलिफ पावर्स के दरमियान शटर होता रहता है, ग्राइंड होता रहता है। अब आप आज फिर देखेंगे, ये अब लेटेस्ट नक्शा है, तो आप देखें कि चोक पॉइंट्स ये पॉइंट्स होते हैं जो 2 समंदरों के दरमियान गुजरने का रास्ता होता है। जैसे हुर्मुज़ की हमने उस दिन बात की थी, हुर्मुज़ एक चोक पॉइंट है, जैसे ईरान ने उसको बंद कर दिया है तो अब उसके पीछे जितनी एनर्जी जो कुछ है सारा चोक हो गया। इसी तरह चाइना को चोक करने के लिए यूएस ने ये अलाइज का और अपने चोक पॉइंट्स बना के, अपनी नेवी के बेसिस बना के चाइना को सराउंड किया हुआ है। चाइना को चोक किसी भी टाइम यूएस चाहे तो इन स्ट्रेट्स को बंद करके, मलाका, लॉम्बोक, ताइवान की स्ट्रेट, जापान की स्ट्रेट, इन स्ट्रेट्स को अगर 4 चोक पॉइंट्स को बंद कर दे तो चाइना के अंदर ना कोई फ्यूल आ सकता है बाहर से, ना खुराक आ सकती है, ना चाइनीज़ गुड्स और उनके इक्विपमेंट बाहर जा सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम यूएस ने एलाइज का चाइना के गिर्द लगाया हुआ है, जिसकी वजह से ये इलाका एक मरतबा फिर शटर बेल्ट में जाने का इसका ख़तरा है कि यहाँ फिर जंग ना हो जाए। जो बार बार आपको पता है कि जब ताइवान को अमेरिका असला प्रोवाइड करता है तो चाइनीज़ एक्सरसाइजेज शुरू कर देते हैं ताइवान को डराने के लिए कि अगर आपने आज़ादी का ऐलान किया तो हम आप पे जंग कर लेंगे। तो ये दूसरा फ्लैश पॉइंट है, यूक्रेन में तो ऑलरेडी हो रहा है,
ये भी फ्लैश पॉइंट है जो किसी भी टाइम इग्नाइट हो सकता है, इसमें आग लग सकती है अगर किसी भी पार्टी ने ज़रा सा भी वो किया। आज का मैं न्यूज़ देख रहा था तो प्रेसिडेंट ट्रंप का विजिट चल रहा है चाइना का, तो चाइनीज़ ने पहली बात जो अनाउंस की है कि जी आप ताइवान में इंटरफेयर करना बंद करेंगे, ये हमारी सबसे पहला मुतालबा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक और फ्लैश पॉइंट है जो अभी तक तो बिल्कुल कोल्ड है, सिर्फ सिमर कर रहा है, हल्का हल्का बॉईल कर रहा है, लेकिन ये किसी भी टाइम उबाल पे आ सकता है और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल सकता है। तो ये हमारा दूसरा शटर बेल्ट है। अच्छा जी, तीसरा देखें, इसको कहते हैं साहिल। ये साहिल जो है ये वो इलाका है जो, बल्कि मैं आपको अगली स्लाइड दिखाता हूँ, ये वो इलाका है जो ऊपर सहारा डेजर्ट है, आप देखेंगे जो रेगिस्तान है, जो मोस्टली अरब और बदू लोगों का इलाका था, और नीचे जो जंगल वाला फॉरेस्टेड अफ्रीका है वो नीचे है, इसको सब सहारन अफ्रीका कहते हैं। जो साहिल है ये अरबियों ने इसको नाम दिया था जहाँ पे ये रेगिस्तान ख़त्म होता है और आके ये फॉरेस्टेड कल्टिवेटेड लैंड को यानी प्रॉपर अफ्रीका को मिलता है। इस इलाके को उन्होंने कहा था कि ये रेगिस्तान का साहिल है, इसको साहिल कहते हैं। यहाँ पे क्या मसला है कि यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे ना इस्लाम और क्रिश्चियनिटी जो फॉरेन पावर्स लेकर आई थी वो यहाँ पे आके मिलता है। नंबर 2, ये मैप आप देखेंगे, इसको ज़रा रोक के जब मैं बात ख़त्म करूँगा तो प्लीज़ इस पर टाइम लगाएगा। ये कि इस तरह इन्होंने आपस में बांटा इसको, अफ्रीका को, कॉलोनियल पावर्स ने, यूरोपियंस ने। अब आप इनके मैप देखें तो ये सीधी सीधी लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी। अब ये लाइंस जो है ये सारी आर्टिफिशियल लाइंस हैं, क्योंकि इसमें एक ट्राइब उधर चला गया, एक ट्राइब यहाँ रह गया, आधे कट गए, आधे उधर चले गए, आधे इधर रह गए, जिसकी वजह से ये इलाका कंटिन्यूसली डिस्टेबलाइज। अभी आपने 3-4 दिन पहले देखा होगा कि माली में, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, माली में त्वारिग रेबल्स, त्वारिग जो है ये एक ट्राइब है जो पूरे सहारा में नोमैडिक ट्राइब था, जो चरवाहे थे, ये पूरे सहारा में फैले हुए हैं, लेकिन ये किसी भी इनके पास अपना कोई मुल्क नहीं है, ये सारे मुल्कों में बटे हुए हैं। तो उनको और अलकायदा को इस्तेमाल करके माली पे जो एक एंटी कॉलोनियल गवर्नमेंट वहाँ पे आई है, कू हुआ है, वहाँ पे फौजी आए हैं जिन्होंने फ्रांस को और बाकी लोगों को वहाँ से निकाल दिया है। एक्सक्यूज मी। तो उस पर अभी फिर त्वारिग ने और अलकायदा ने मिलकर अटैक कर दिया है। तो ये पूरा रीजन जो है ये डिस्टेबलाइज इसलिए है कि एक तो इसमें आर्टिफिशियल बाउंड्रीज हैं, दूसरा इस्लाम और क्रिश्चियनिटी आके मिलती है, और तीसरा ये कि यहाँ की रिसोर्सेज को फॉरेन पावर्स ले जाना शुरू करते हैं। तो आप जब भी अफ्रीका को देखेंगे तो आप देखेंगे कि नाइजीरिया में, बुर्किना फासो में, चाड में बोको हराम कभी आप सुनेंगे, कभी त्वारेग आप सुनेंगे, कभी अलकायदा आप सुनेंगे, कभी आइसिस इन अफ्रीका। इन सब को कोई ना कोई पावर बैक कर रही होती है ताकि इस रीजन को डिस्टेबलाइज रखा जाए और इसको इसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाए। सॉरी। तो ये हमारा तीसरा शटर बेल्ट है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। आगे चलते हैं। अब जी हम अपने इलाके में आते हैं। ये हमारा आ गया, हमारा मिडल ईस्ट आ गया जी। अब अगर आप देखें तो इस मिडल ईस्ट में आप देखें कि कितनी जंगें, ये पिछले 200 साल का सिर्फ इसमें हमने डेटा डाला है, आप देखें कि कितनी जंगें हुई हैं। तकरीबन कोई 14-15 जंगें हुई हैं और जो अभी तक चल रही हैं। आज फिर आप देखेंगे तो ईरान में फिर जंग हो रही है। क्यों? क्योंकि ये भी हमेशा से ऑटोमन एम्पायर और यूरोपियन पावर्स और उसके बाद सोवियत और अमेरिकन के दरमियान ये रीजन पिसता रहा है और कंटिन्यूसली पिस रहा है, और हम इस रीजन के बिल्कुल साथ बाउंड्री पर है। हमारा भी वो अफगानिस्तान वाला मामला है कि हम साउथ एशिया को भी किसी हद तक टच करते हैं, मिडिल ईस्ट को भी टच करते हैं गल्फ सऊदी अरेबियन ओशन की वजह से, और किसी हद तक अफगानिस्तान को अगर साथ मिलाएं तो हम मिडिल ईस्ट को भी, सेंट्रल एशिया को भी टच करते हैं। तो जिसकी वजह से ये रीजन डिस्टेबलाइज रहता है और हम भी इसमें डिस्टेबलाइज रहते हैं। ये सिर्फ आपको मैंने 4 शटर बेल्ट्स आज दिखाने थे, इनमें डिटेल्स में हम बात करेंगे बाद में। सिर्फ आप इन स्लाइड्स को रोक के इनको तसल्ली से देखें, वॉर्स देखें कौन कौन सी हो रही है और आगे इसमें क्या क्या हो सकता है, इस पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। आज के लिए काफ़ी जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।